कुशाल यादव जी लिखते हैं, सर आपने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया। थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत। भगवत नायल जी ने लिखा है, सर यू डू ग्रेट वर्क। प्रशांत एन तन्मय कहते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर आप। देवेंद्र बोरकर कहते हैं, वेरी गुड सर जी। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। ये सारे वो कमेंट्स थे जो आप लोगों ने हमें गुड विशेस और कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हुए हैं। आज एक बार फिर हम वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहे। सबसे पहले सवाल लेते हैं। बॉबी छंग्यारा जी ने पूछा है, सर मैं रिक्रूट हूं, डिसेबिलिटी पेंशन आया हूं, मेरी तो नहीं बंद होगी। पेंशन कटौती का आर्टिकल देख के बहुत लोगों के होश उड़े हुए हैं। तो बॉबी जी, आप एक रिक्रूट है और ट्रेनिंग के दौरान ही कैटेगरी लेकर डिसेबिलिटी पेंशन आए हुए हैं। जो प्रपोजल पेंशन कटौती के बारे में था उसमें डिसेबिलिटी पेंशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं कटेगी। दोस्त मोहम्मद जी ने एक सवाल पूछा है, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीजें घूमती रहती है और पेंशन कटौती का आर्टिकल आने के बाद में तो और भी ज्यादा ये चीजें स्ट्रांग हो गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। दोस्त मोहम्मद जी पूछते हैं, सर लोकल डिस्चार्ज लेना चाहता हूं, सर्विस भी 15 से प्लस है, सिर्फ पेंशन ही लेट मिलेगी या फिर और भी कोई नुकसान होगा? तो दोस्त मोहम्मद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकल डिस्चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। आपके कहने का मतलब मैं समझ गया, आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज़ के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द आप अपने घर पहुंच जाए नौकरी को ख़त्म करके, और आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्त मोहम्मद जी, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिसमें आप जल्द से जल्द घर पहुंच सको। अगर आपकी सर्विस 15 साल से ज़्यादा है तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जैसे कि एक सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेता है। एक्चुअल में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट शब्द भी गलत होता है। जवानों के लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होता है, उनके लिए डिस्चार्ज ही माना जाता है और उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड भी डिस्चार्ज ही यूज़ किया जाता है। तो आपको भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके जाना पड़ेगा। हालांकि आपकी सर्विस 15 साल से ज़्यादा है इसलिए आपको पेंशन मिलेगी। आपने इसमें अपना रैंक नहीं बताया है। अगर आप सिपाही रैंक में हो तो 15 साल में आपको पेंशन मिलने पर खतरा हो सकता है। अगर आप एनसीओ या उसके अबव रैंक में हो तो 15 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर आपको पेंशन मिलेगी। इन सब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने एक व्यक्ति ने पूछा है, भरत चौहान जी पूछते हैं, सर एक क्वेश्चन है कि अब सोल्जर को कितनी ड्यूटी करनी पड़ेगी? जब से पेंशन कटौती का प्रपोजल आया है तरह तरह के डाउट सभी के दिमाग में उठ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट कह देना चाह रहा हूं कि जो पेंशन का प्रपोजल आया हुआ है, जो पेंशन कटौती का प्रपोजल आया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज की डेट तक जवानों को सेम नौकरी करनी पड़ेगी जितनी की पहले करते थे। एनसीओ है तो 15 साल के बाद पेंशनेबल सर्विस, और सिपाही है तो 17 साल के बाद कलर सर्विस पेंशनेबल करके जा सकते हैं। सारी अलग अलग कोर्स में 2-4 साल का अप डाउन भी है सर्विस में। तो अभी तक, कहने का मतलब अभी तक कोई बदलाव नहीं है, सेम प्रोसीजर है। ओके, इन्वेस्टमेंट के एक अच्छे तरीके के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, एनसीडी के बारे में वीडियो बनाया था। इस वीडियो के ऊपर अभिमन्यु सिंह जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कहते हैं कि कंपनी के नाम पर हम पैसे इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि उस कंपनी के द्वारा हमारा पैसा सही सलामत वापस मिलेगा? तो अभिमन्यु सिंह जी, आपको ये बता दूं कि एक वीडियो मैंने और भी बनाया था जिसमें बताया गया था कि आप अच्छा और गारंटेड और विश्वास पात्र एनसीडी कैसे चॉइस कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनके अलावा अभिमन्यु सिंह जी, बात ऐसी है कि जो भी ये सारी कंपनीज होती है वो एनसीडी इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फिक्स डिपॉजिट करने की अनुमति नहीं होती है। फिक्स डिपॉजिट की जगह पर वो एनसीडी में इन्वेस्ट लेती है अपनी कंपनी में। और बहुत सारी कंपनियां होती है जो बहुत ज़्यादा गारंटेड होती है और हज़ारों लाखों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं है। और बात सिर्फ इतनी है कि कोई कंपनी हमारा पैसा लेके भाग जाएगी तो आज के ज़माने में सर अच्छी नेशनलाइज बैंक भी पैसों के मामले में फ्रॉड करती है और बहुत सारे लोगों का पैसा फंस जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम बैंक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी खतरा है और सिर्फ 3% ब्याज हमें सालाना मिल रहा है, तो क्यों ना हम कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पर हमको 9% से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। खतरा तो बैंक में भी है और कंपनी में भी है। डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं।
दीपक यादव जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये कहते हैं कि एनओसी कितने साल सर्विस के बाद में मिलता है सर। मैं आपको बता दूं दीपक कुमार जी की सबसे बड़ी बात कि एनओसी का सर्विस की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि आपकी सर्विस चाहे जो भी हो, एनओसी आपको नहीं मिल सकती। एनओसी आपको तभी मिल सकती है जब आपका रिकॉर्ड्स आपको डिस्चार्ज लेने के लिए या नौकरी खत्म करने के लिए डेट दे देता है। उसके बाद ही आप एनओसी ले सकते हो, उसके बाद ही आपको एनओसी मिल सकती है। गिरेंद्र सिंह जी पूछते हैं कि सर्विसमैन जॉब कर सकते हैं क्या सर। देखिए गिरेंद्र सिंह जी, जब आप आर्मी में सर्विस कर रहे हो तो आप दूसरी कोई भी जॉब नहीं कर सकते हो। आर्मी एक्ट के मुताबिक आपको आर्मी की सर्विस में कोई भी दूसरी जॉब करने की अनुमति नहीं है। शिवम रावत जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। यह कहते हैं सर आप भूतपूर्व सैनिक की पे फिक्स और सिविल सर्विस पर बनाएं और बताएं कि सेवा मुक्ति के बाद सिविल सरकारी नौकरी लगने के बाद उसका पे फिक्स क्या रहेगा। तो शिवम जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये पे फिक्स का नियम सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है। जैसे कि रेलवे है, एसबीआई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है वहां पर पे फिक्स मिल जाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में पे फिक्स हर जगह पर अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रूल्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बता रखा है कि जो सोल्जर रिटायर्ड होते हैं, जो सैनिक रिटायर्ड होते हैं, उनकी लास्ट बेसिक से पेमेंट शुरू होनी चाहिए। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। काफ़ी स्टेट में मिलती भी है और काफ़ी स्टेट में नहीं मिलती है। फिर भी हम इसके बारे में एक विशेषकर पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके काम की चीज़ है। वक्त आने पर हम पूरे डिटेल्स में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। भरत सिंह कोशियारी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज टेल मी, क्या एक सर्विसमैन अपनी पेंशन के ऊपर हाउस लोन ले सकता है? कितनी ले सकता है, कब ले सकता है? तो भरत सिंह जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो आपका पेंशन है वो आपकी पैसिव इनकम मानी जाती है। यानी कि वो एक जिंदगी जीने का सहारा है जो गवर्नमेंट ने आपके एक अच्छे व्यवहार के तौर पर आपको दिया है। एज ए रूल पेंशन के ऊपर आपको लोन नहीं दिया जा सकता है। फिर भी आप बैंक में जाकर अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक के एजेंट आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। कुछ ज़्यादा ब्याज दर उसके लिए आपको चुकाना पड़ेगा और वो कुछ उल्टे सुल्टे डॉक्यूमेंट्स करके आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एज ए रूल पेंशन के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का लोन मिलने लायक नहीं है। अच्छा, नवीन पाठक जी ने भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा है। ये कहते हैं सर पेंशन आ चुके जवानों पर भी वो पेंशन कटौती वाला 50% या 25% वाला नियम लागू होगा या नहीं? तो नवीन पाठक जी, पेंशन कटौती का जो प्रपोजल सीडीएस के द्वारा रखा गया है, अभी तक उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं हुआ है। किसी भी सर्कुलर में या ऑफिशियल लेटर में यह क्लियर नहीं किया गया है कि किन किन लोगों के ऊपर यह लागू होगा, या रिटायरमेंट वालों के ऊपर लागू होगा, या ऑन सर्विस लोगों के ऊपर लागू होगा, या किसी स्पेसिफिक सन में भर्ती होने के बाद ही लागू होगा। अभी तक इसका कोई क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन हमारे ख्याल से पेंशन आ चुके जवानों के ऊपर वो लागू नहीं हो सकता है। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। संदीप जी ने भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये पूछते कि सर क्या हम एपीपीएफ अकाउंट रिटायरमेंट के बाद भी शुरू रख सकते हैं? तो संदीप जी, अगर रिटायरमेंट के बाद भी एपी फंड का अकाउंट चालू रख सकते थे तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। लेकिन संदीप जी, रिटायर्ड होने के बाद एपी फंड का अकाउंट आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी के कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बाकी अगले वीडियो में और ज़्यादा सवालों के जवाब लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।